वेलकम क्लास। तो अल्टरनेटिंग करंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एक पाठ हम बनाए थे 4-5 दिन पहले। उसके बाद से कुछ डिले हो गया सेकंड पार्ट बनाने में, कि पूजा वगैरह प्रारंभ हो गया, काफ़ी लाउड स्पीकर वगैरह बजता है, बैकग्राउंड में इतना म्यूज़िक आता है कि जब जिस टाइम बनाने के लिए चलो उस समय म्यूज़िक आने लगता है। अभी नहीं बज रहा है तो बनाते रहें, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड फेज़र डायग्राम लास्ट टॉपिक्स हम लोगों ने देखा था, और फेज़ को समझा था कि फेज़र वेक्टर, रोटेटिंग फेज़र वेक्टर क्या होता है। इस बात को लास्ट टॉपिक था वो हम लोग समझे थे। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या है, आरएमएस वोल्टेज क्या है, ये टॉपिक्स अगर हम देखे थे। अगर ये आप अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा चल जाइए, इससे पहले वाले वीडियो को जाके पूरा देखिए, उसके बाद तब जाकर के इस पर आइए, तो जाकर के बात बनेगी। डायरेक्ट इसको देखना ना चालू करें। तो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर इज द टुडेज टॉपिक्स। कोई इंडक्टर है और उसमें क्या हो रहा है कि हमने एसी सोर्स को कनेक्ट कर दिया। एसी सोर्स को हम लोगों ने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। तो एसी सोर्स को कनेक्ट करेंगे तो ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, जब ये वोल्टेज अप्लाई होगा तो सेल्फ इंडक्शन के कारण इसमें बैक ईएमएफ डेवलप करेगा। अब डायरेक्शन जो भी हो, इसका डायरेक्शन अगर ये प्लस माइनस है तो इसका भी ये प्लस माइनस ही होगा, है ना। मैंने हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल अगर इस तरह से डेवलप करता है कि ये एंड इस तरफ हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल, तो इधर भी हाई इधर लो होगा, चूँकि उल्टा होगा। बैक ईएमएफ जो होगा अप्लाइड ईएमएफ को हमेशा से क्या करेगा, अपोज करेगा। और सेल्फ इंडक्शन से जो ईएमएफ डेवलप करता है वो क्या है, वो बैक ईएमएफ होता है। ठीक एक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन की तरह यहाँ मामला चलता है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होगा वो फोर्स ऑफ एक्शन की तरह होगा, और जो बैक ईएमएफ होगा वो फोर्स ऑफ रिएक्शन की तरह होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं काम को। लेट एन इंडक्टर is connected to AC source of angular frequency omega. Voltage at any instant, voltage at any instant, अप्लाइड वोल्टेज की बात हो रही है। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा, जो अप्लाइड वोल्टेज है ना। अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है। अब अगर किरचॉफ से सेकंड लॉ को हम ओबे करें, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और तब जा कर के हम किरचॉफ सेकंड लॉ का ओबे करें। किसको ओबे कर रहे हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ, बाय किरचॉफ सेकंड लॉ। क्या बोलता है भैया सेकंड लॉ, किसी को ध्यान है? सेकंड लॉ सजेस्ट करता है हमको कि सम ऑफ ऑल द EMF इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द IR। ये होता है, जितने भी EMF का सम होगा सर्किट में वो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा। ये है किरचॉफ सेकंड लॉ। तो यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इस साइड सीधे सीधे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इस साइड ये सीधे सीधे ज़ीरो आ जाएगा, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं कि सिग्मा टोटल EMF की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। अप्लाइड वोल्टेज VMF हुआ तो V माइनस क्यों लेंगे, ये बात समझिए। अगर इसको हम लोग बैक EMF के रूप में लेकर के लिखते हैं प्लस में, तो बैक EMF जो डेवलप करेगा, अगर याद करें सेल्फ इंडक्शन का, तो माइनस LdI/dt होता है। ये होता है बैक ईएमएफ माइनस L di/dt, ठीक है।
इंक्रीजमेंट इन करंट को अपोज करेगा। हमेशा से चेंज इन करंट को, इंक्रीजमेंट इन करंट को क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर यहाँ रखें तो v माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। अब सोचें कि मोटिव क्या है, क्या मोटिव लेकर के हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है कि मोटिव क्या है। अगर जो ये एक्सप्रेशन ऐसा लिख दिए हैं तो हम लोग का मोटिव क्या है, बढ़ने का मोटिव क्या है, तो बात समझ में आवेगी। तो मोटिव अपना ये है कि हमने वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट तो देख लिया या मान लिया जो भी है, लेकिन जिस इंस्टेंट पर वोल्टेज इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसी इंस्टेंट पर हमारा करंट किस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट होगा, यही हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। आई रिपीट, जिस इंस्टेंट पर ये वोल्टेज हमारा v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t होगा, इस एक्सप्रेशन से हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो हम करंट को क्या एक्सप्रेस कर पाएंगे। चलिए इसी चीज़ को अपने को क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पर I दिख रहा है, I को हमको यहाँ से निकालना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। अगर हम यहाँ से साइड ट्रांसफ़र वगैरह करके देखें तो ये v बाई एल डी आई बाई डी टी होगा। v बाई एल डी आई बाई डी टी तो नहीं, डी आई बाई डी टी नहीं, एक्सप्रेशन डी टी होगा, सॉरी ध्यान कहीं और भटक गया था। ऐसा आएगा, है ना, ऐसा आने वाला है। ओके, तो ये तो ठीक है ना। अब हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू को वहाँ क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। वोल्टेज एट दैट इंस्टेंट को वहाँ पुट कर सकते हैं। तो वोल्टेज एट दैट इंस्टेंट को क्या है ये, तो v नॉट साइन ओमेगा टी डी टी भी रहेगा, अपॉन में l कहीं पर डाल लीजिए ऐसा। तो डी आई अगर ये हुआ तो I की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई होगा। ठीक है, चेंज इन करंट ये है, तो करंट एट दैट इंस्टेंट डी आई इंटीग्रेशन, इसमें तो v नॉट बाई एल क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी आएगा। साइन ओमेगा टी डी टी ये आने वाला है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ें, इसकी इंटीग्रेशन पर अगर हम जाते हैं तो साइन का इंटीग्रेशन कोसाइन होगा, बल्कि माइनस कोसाइन होगा। तो पहले तो आ गया माइनस, ठीक, कोसाइन होगा। और एक रूल याद रखिए, चूंकि t के साथ यहाँ ओमेगा क्या है, सिर्फ t होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल से ये डिवाइड हो जाएगा। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल में अगर कोफिशिएंट लगा हुआ है तो उतने से क्या होगा, इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा, डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा है। माइनस को हम साइड कर लिए, बीच में लगाने से एक्सप्रेशन बिगड़ रहा था, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया जाए तो I इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी आएगा। ठीक है, अब समस्या क्या है, साइन फंक्शन में है हमारा क्या, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो अगर फेज में कोई डिफरेंस एक्सप्रेस करना है, मुद्दा क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट को एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस करना है, लेकिन साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो साइन के टर्म में आए, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि ये करंट जो होगा वो लीडिंग होगा या लैगिंग होगा। मतलब करंट वोल्टेज से कितने फेज में आगे या पीछे होगा, ये हमारे लिए यहाँ जानना बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये फेज रोटेटिंग फेजर वेक्टर में हम ये बात की चर्चा कर चुके हैं, है ना, ये कर चुके हैं।
तो या सेम फेज में होगा, या एडवांस फेज में होगा, या लैगिंग होगा, पीछे की तरफ होगा करंट। इसको जानने के लिए अब हम लोग इसको साइन टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो भी है माइनस वाइनस ले करके इसको साइन के टर्म में अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये मैथमेटिकल चीज़ें मैंने शुरू में ही फर्स्ट वीडियो में ही बतलाया है कि इसको पढ़ने पर 90% मैथमेटिकल फीलिंग आएगी, फिजिक्स की फीलिंग कम आएगी, है ना। तो चलिए, माइनस कॉस थीटा कब आ सकता है, साइन से माइनस कॉस थीटा कब आ सकता है। तो साइन से माइनस कॉस थीटा आने का जो तरीका है, अगर ट्रिग्नोमेट्री पर ध्यान दें तो जरा मैं दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ आ सकता है। एक तो तब आ सकता है जब माइनस साइन 90 माइनस थीटा हो, तो ये ऑटोमेटिकली साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, ओके। या दूसरा जो बात होता है 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें माइनस कॉस थीटा होता है। ये दो सिचुएशन बनते हैं जब हमारा माइनस कॉस थीटा आवे। तो 270 माइनस थीटा ये एडमिशेबल नहीं है, चूँकि थीटा हम पॉजिटिव लेंगे तो थीटा 270 माइनस थीटा अगर करते हैं, थीटा पॉजिटिव लेंगे तो फेज़ उल्टा चलने लगेगा। ये हमारे इस सिचुएशन जो कि प्रैक्टिकल सिचुएशन यहाँ पर होगा कि जब हम अल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई करते हैं इंडक्टर के अक्रॉस और करंट जो डेवलप करेगा उसके हिसाब से देखें तो ये चीज़ उल्टा फेज देने लगेगा कि करंट वोल्टेज के किसी डायरेक्शन में या करंट किसी डायरेक्शन में। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन को मैच नहीं करता है। आई रिपीट, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन को मैच नहीं करता है। अब उतनी बारीक लेवल तक हम आपको ले जाना नहीं चाहेंगे, उस एनालिसिस तक नहीं ले जाना चाहेंगे। ठीक है ना, कोई ले जाता है, कोई भी टीचर वगैरह आपको नहीं ले जाएगा, है ना, कि उसकी एनालिसिस की जाए तो क्या हो। ये एनालिसिस छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। जिस लेवल पर आप हैं अभी उस लेवल तक छोड़ दीजिए, कोई IITians होंगे तो उनके लिए है। ठीक है, चलिए अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये दिखता है कि माइनस साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। तो ये माइनस अगर इधर ले आते, माइनस अगर इसके अंदर ला दें तो साइन माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है। साइन पूरी मैथमेटिक्स समझा रहे हैं, माइनस साइन थीटा होता है। तो क्यों ना माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा, यानी साइन माइनस अगर इसमें यहाँ लगा लेते हैं तो माइनस लगाने का मतलब साइन चेंज हो जाएगा, थीटा प्लस हो जाएगा, 90 माइनस हो जाएगा। ये सही बैठता है, क्योंकि थीटा को माइनस में रखा नहीं जा सकता। अगर इस माइनस को अंदर कर देते हैं तो ये थीटा प्लस में आ जाएगा। तो ये एक अच्छी सिचुएशन बनती है कि साइन थीटा माइनस 90 लिया जाए, उससे हम माइनस कॉस थीटा लिखें, है ना। हम इतना भी डिटेल कर दिए, बहुत कर दिए, नहीं तो सिंपली कह सकते थे कि इतना हो जाता है। एक लाइन में ये हम कह करके निकल सकते थे। लिखने के बाद क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ, है ना। ये एक्सप्रेशन को भूल जाइए और यहाँ ज़रा देखिए, यहाँ ज़रा देखिए, इसको भी नहीं मिटा रहा है, मिटा तो देंगे इसको भी। अब इस चीज़ को हम V0 बाई ओमेगा L और ये जो माइनस कॉस थीटा है इसको ये चीज़ लिखने जा रहा है। थीटा माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं, π/2, पाई मतलब 180 डिग्री, थीटा माइनस π/2, ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जन प्रैक्टिकल सिचुएशन को मैच कर रहा है। मैथमेटिक्स के बहुत सारे एक्सप्रेशन होंगे जिनका रिजल्ट तो आएगा 1 से 2 3 आ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कि प्रैक्टिकल सिचुएशन को मैच नहीं कर पाएगा, तो उसको अपन लोग फिजिक्स में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मैथमेटिकली बहुत कुछ पॉसिबल होता है, प्रैक्टिकली बहुत कुछ पॉसिबल नहीं है या प्रैक्टिकल सिचुएशन से मैच नहीं करता है। तो मैथमेटिक्स को जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं फिजिक्स के अंदर तो ये देख लेते हैं कि ये मैथमेटिकल सिचुएशन उसके प्रैक्टिकल सिचुएशन को मैच करता है या नहीं। ये बहुत जगह किया जाता है और ऐसे जगहों पर अक्सर मैंने स्टूडेंट को देखा है कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा ही क्यों किया गया, ऐसा क्यों नहीं कर लिया गया, है ना, ऐसा क्यों नहीं कर लेगा। तो ऐसा नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन से मैच नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हम इस बात को खींच दिए।
ओके चलिए, तो इसको थीटा माइनस 5 थीटा माइनस 90 करते हैं तो ये माइनस कॉस थीटा बनता है, तो थीटा माइनस 90 तो ये माइनस कॉस थीटा बनता है। बिल्कुल सही है, सही कन्वर्जन कर लिए। इसको हटाइए, अब इसको हटा दीजिए। अब क्या होगा कि इफ पीक वैल्यू ऑफ current I is equal to I naught, then sin थीटा माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू 1, ये चीज़ 1 होनी चाहिए, ये चीज़ 1 हो जाएगी। जब I की वैल्यू I नॉट होगी तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी, तो I बराबर I नॉट, तो I नॉट बराबर कितना, V नॉट बाई ओमेगा एल, इम्प्लाइज कि I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन ओमेगा एल। इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। तो अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं 1, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हमको मिलेगी, मतलब आई नॉट मिलेगा। अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन में इसको रख दे तो आई नॉट की वैल्यू वी नॉट बाई ओमेगा एल मिलेगा। और अब हम इसको वी नॉट बाई ओमेगा एल नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कह लेंगे, इसको आई नॉट कह लेंगे, और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब ये इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हमारे पास अब ये एक्सप्रेशन है, फाइनल एक्सप्रेशन है। जब v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा, जो किसी इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई होगा, तो उस समय I की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा। ये हमारा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फॉर द गिवन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट निकाल ली है, लेकिन अब इसके साथ साथ कई बातें आएंगी। क्या बातें आएंगी, तो मैंने रोटेटिंग फेजर वेक्टर कल नहीं, मतलब पिछले वीडियो में बतलाया। अब यहाँ पर आप देखें कि क्या सिचुएशन डेवलप कर रहा है। तो देखिए, अगर इसका फेज एंगल ओमेगा टी है, यहाँ जरा ब्रैकेट कर दें, तो इसका ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। चलिए देखते हैं। तो फेज़र डायग्राम इसका बना ले, फेज़र डायग्राम भी बनाएं। तो फेज़र डायग्राम अगर हम बनाते हैं, जरा चेक कर लें, कैमरा में कट तो नहीं रहा है, नीचे थोड़ा कटता है, तो मैं देख लूँ कहाँ तक का लिमिटेशन है। लिमिटेशन कहाँ तक का है, वैसा ये जाम हो रहा है, नहीं कटना तो नहीं चाहिए। तो देखो, फेज एंगल यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से 0 से लेके ये पूरा है ना, ये चीज़ पूरा। तो पहले तो आप वोल्टेज को लगा लें, चूँकि वोल्टेज को आपने लेट किया है, यह इसको ही ना लेट किया है, इसका फेज एंगल आपने लिया है ओमेगा टी, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो करंट कहाँ रहेगा, करंट रहेगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब करंट विल बी लैगिंग, मैंने पीछे चलेगा किसके, वोल्टेज के। और कितने फेज से, तो 90 का मतलब तो फेजर वेक्टर ये हो जाएगा, 90 यही होता है ना, यानी करंट ये रहेगा, करंट ये होगा, करंट का फेजर वेक्टर ये होगा। अगर वोल्टेज का फेजर वेक्टर ये है तो करंट का फेजर वेक्टर ये होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ऐसा ही फिगर बना सकते थे, एक दूसरा फिगर को मैं थोड़ी देर के लिए समझा दूं। हो सकता था कि वोल्टेज यहाँ देख करके इसको आप ओमेगा टी कह रहे हो, है ना, इसको आप ओमेगा टी कह रहे हो, तो वोल्टेज अगर ये रहेगा तो इसका करंट जो है, करंट फेजर यहाँ आई, जो कि इसके 90 डिग्री पीछे हो सकता है। ऐसा भी फेजर डायग्राम आप बना सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही बनेगा। दिखाने के लिए आप ऐसा भी दिखा सकते हैं, है ना, कि ये ओमेगा टी है, ये पूरा एंगल जो है सो कितना है, ओमेगा टी है, इससे पाई बाई 2 पीछे तो आई, ये करंट फेज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा भी आप कर सकते थे, ऐसा नहीं कि ऐसा ही किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ये भी हो सकता है। और थोड़ा 90 डिग्री कम दिख रहा है, थोड़ा सा फिजिकल 90 डिग्री दिखना भी चाहिए। चलो 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर दिखना भी चाहिए। ओके, तो ये तो हमने देख लिया क्या, तो इसको एडजस्ट करिए, लाइन अपने को चाहिए।
ये तरह क्लियर चाहिए मेरे को। हाँ, तो फेजर डायग्राम भी हम लोगों ने बना लिया। अब कुछ और बातें रह जाती हैं। क्या रह गई है भाई? चलो, हम लोग जानते हैं कि V = IR होता है। ओम्स लॉ कहता है हमको, ये ओम्स लॉ ये सजेस्ट करता है सोचने के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये एक्सप्रेशन देखें, इस एक्सप्रेशन को लाते हैं जिसमें I0 की वैल्यू V0/ω_L कहते हैं, तो V0 = ω_L × I0 या I0 × ω_L कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए, उसके I0 × ω_L। अब जरा सा इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, वोल्टेज जैसा वोल्टेज, वोल्टेज जैसा वोल्टेज, करंट जैसा करंट, लेकिन देखने वाली बात इंटरेस्टिंग ये है कि रेजिस्टेंस जैसा हो रहा है कौन? ये ω_L। करेक्ट हो रहा है ω_L, कि जिसमें ω_L की वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट या अदर देन ओम्स, जो ओम्स लॉ को अभी नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? जिसमें ये ω_L की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो ये भी तो रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है, किसमें? इंडक्टर कंटेनिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज वाले सर्किट में। करेक्ट, यानी कि ये ω_L क्या है? रेजिस्टेंस टाइप की चीज़ है। रेजिस्टेंस तो नहीं बोलेंगे क्या, वो भी मैं बता देता हूँ, है ना। ये रेजिस्टेंस टाइप की चीज़ है। हियर या ऐसा लिखें, ऑन कंपैरिजन वी ऑब्जर्व दैट ω_L is effective resistance of this inductor circuit, okay. So it is taken as reactance, रेजिस्ट नहीं करता है इसमें, इंडक्टर रेजिस्ट नहीं करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्शन होती है ना, फोर्स ऑफ रिएक्शन है ना, मैं शुरू में ही बता रहा था कि ये क्या होता है, रिएक्शन है, फोर्स ऑफ एक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन है, तो इसको रिएक्टेंस कहते हैं। सो इट इज टेकन एज रिएक्टेंस, precisely it is called inductive reactance। इसको इंडक्टिव ω_L को इंडक्टिव रिएक्शन कहते हैं। एक्स लगा के L नीचे लगा देते हैं, इससे ये रिप्रेजेंट होता है एक्सएल को हम लोग क्या कह रहे हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस कह रहे हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर एक्सप्रेशन निकालने के बाद वोल्टेज का, करंट का हम लोगों ने निकाला, वोल्टेज निकाला, करंट निकाला, वोल्टेज निकाला, करंट निकाला। निकालने के बाद ये भी देख लिया कि भैया फेज में इनमें डिफरेंस आ रहा है। π/2 फेज से करंट हमारा लैगिंग करंट होगा, π/2 फेज से हमारा करंट क्या होगा? लैगिंग करंट होगा। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि इसमें भी रेजिस्टेंस टाइप की एक चीज़ होती है, लेकिन रेजिस्टेंस होता नहीं है एक्चुअल में, चूंकि यहाँ रिएक्ट करता है वो इंडक्टर, तो उसके रिएक्शन को जो कि बैक ईएमएफ के रूप में आता है उसको मेजर कर सकते हैं बाय ω_L। ω इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग सोर्स एंड L इज द सेल्फ इंडक्टेंस, तो XL = ω_L होगा। तो अब हमारे पास अगर कोई AC सोर्स है, AC सोर्स अप्लाई किया जाएगा किसी इंडक्टर पर, तो क्या स्टेटस डेवलप करेगा और क्या क्या एक्सप्रेशन आएगा और कौन कौन सी बातें हमको ध्यान रखने की होगी, वो है। अब मैं आपको एक बात बता दूं
कि इसमें कुछ भी ये डेरिवेशन के रूप में नहीं आएगा। शायद एमपी बोर्ड वाले कहीं पूछ दे तो पूछ दे, है ना, या कोई स्टेट बोर्ड वाले पूछ दे तो पूछ दे, लेकिन सीबीएसई अगर प्रेफर करते हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूरे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जो कुछ भी हमने आपको समझाया, जो एक्सप्रेशन आपने इसमें देखा है, हर स्टेप, एक एक स्टेप जो आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर इसको आप भली बात ही समझते हैं तो इससे निकाला गया कोई भी क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, 2 नंबर का, या कहीं किसी एप्लीकेशन में, तो वो आप आराम से कर सकते हैं, अगर ये पूरी तरह से सही तरीके से आप कॉन्सेप्ट में आपके आ चुका है। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए, तो इसकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। इस वजह से पूरा डिटेल हम क्या कर रहे थे, मैं इसको समझा रहे थे। ठीक है जी, चलिए, तो अभी हम लोगों ने एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर देखा था, अब हम जरा सा कैपेसिटर भी देख लेते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक्स होगा एक और, वो हो जाएगा कैपेसिटर। तो जैसा कि मैंने बोला, हम लोग क्या देखने वाले हैं, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर। इससे पहले हम लोगों ने इंडक्टर को देखा, अब इसको भी बड़ी बात ही समझेंगे, जैसे कि इंडक्टर को देखे थे इसमें भी देखेंगे, और वो सारी चीज़ें देखेंगे जो हम लोगों ने इंडक्टर में देखा था। ठीक है, फिगर बनाते हैं। सबसे पहले नोटिस करने वाली बात क्या थी, देखिए उस पर भी ऊपर प्लस माइनस था, इसमें भी प्लस माइनस, इसमें भी अगर ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल पर रहेगा तो ये भी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल पर रहेगा, है ना। ये इंटरेस्टिंग बात है, मैं समझाऊंगा ये सारी बात है। चलिए, लेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स बी ओमेगा। अगर ओमेगा है तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वही होगा, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बुक में देखेंगे VM करके लिखा रहता है, M के जगह जो आदत बनी हुई है वही मैं लिख करता हूँ। आप चाहें तो उतारते वक्त में इसको नॉट के जगह M लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस में है तो। चलो, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी होगा। ओके, अब यहाँ भी किरचॉफ्स लगाएंगे, बाय किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ लगाया जाए, तो किरचॉफ्स लॉ लगाने के बाद क्या होगा, क्या होगा, किरचॉफ्स लॉ लगाया जाए तो क्या होने वाला है, अप्लाइड वोल्टेज प्लस ये जो डेवलप करेगा ये बैक, है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस, ये जीरो होगा। ठीक है, अब ये मत देखिएगा मैं नकल मार रहा था, नकल नहीं मार रहा था, कंफर्म कर रहा था। ठीक है, कभी डाउट आए तो कंफर्म कर लेना, ये एक्सप्रेशन आपको बुक में मिलेगा, ये नहीं जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो VA प्लस VC इक्वल टू 0। अप्लाइड वोल्टेज तो V लेते हैं, तो अगर अप्लाइड वोल्टेज का जो डायरेक्शन है उससे जो कैपेसिटर का होगा जस्ट उसके अपोजिट चल रहा है ना, इसका ऐसा है तो इसका ऐसा है, तो इसका होगा VC होता कितना है, कैपेसिटर के हिसाब से देखें तो स्टोर्ड चार्ज Q है, कैपेसिटी C हो तो ये इक्वल टू कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटर वोल्टेज डेवलप करेगा एज कंपेयर टू अप्लाइड वोल्टेज डायरेक्शन अपोजिट होगा तो -Q/C, वैसे Q/C लिखना है, लेकिन चूंकि हम कंपेयर कर रहे हैं किरचॉफ्स रूल को ओबे करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने को माइनस ले लेना पड़ेगा, -Q/C, चूंकि उसके डायरेक्शन से इसका डायरेक्शन उल्टा होगा, इसके रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा।
तो ऐसे में V इक्वल्स टू क्यू बाई सी हो रहा है, तो Q इक्वल टू सी भी होगा। V इज द वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी, तो C V नॉट साइन ओमेगा टी। तो अपने पास चार्ज के लिए एक्सप्रेशन है। क्या एक्सप्रेशन है? वी हैव एक्सप्रेशन फॉर द चार्ज एट एन इंस्टेंट। ये एक्सप्रेशन आ रहा है चार्ज एट एन इंस्टेंट कि व्हाट विल बी द इफ एट एन इंस्टेंट द वोल्टेज इज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। किसी भी टाइम पर अगर ये वोल्टेज है तो स्टोर चार्ज इन द कैपेसिटर ये होगा C V नॉट साइन ओमेगा टी, ये होगा। तो अगर ये चार्ज है, चार्ज का एक्सप्रेशन अपने पास है, तो अपन लोग जानते हैं कि I की वैल्यू होती है, क्या होती है? वो होता है dq बाई डी टी, है ना, dq बाई डी टी। पक्का पक्का, माइनस नहीं लगाना है या प्लस, कुछ ऐसा सोच कि माइनस डी क्यू बाई टी टी या प्लस डी क्यू बाई डी टी, ऐसा कोई कन्फ्यूज़न तो मैं बता दूं, ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, चूँकि ये प्लस ही रहेगा। क्यों रहेगा? चूँकि जैसे जैसे करंट फ्लो होने स्टार्ट होने से एक्यूमुलेटेड चार्ज इंक्रीज करेगा। एक्यूमुलेटेड चार्ज की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी। मतलब डिफरेंस, डी क्यू इज द डिफरेंस ऑफ करंट। अगर एक समय पर मान लीजिए, सो तरह से मैं समझाता हूँ बेसिकली कि अगर किसी टाइम इंस्टेंट पर इस कैपेसिटर के ऊपर अगर 5 कूलम चार्ज है तो करंट फ्लो होने के बाद उसमें 6 कूलम हो जाएगा, डिपॉजिट चार्ज 6 कूलम। तो जब हम डिफरेंस लेंगे 6 कूलम में से 5 कूलम, तो 1 कूलम पॉजिटिव आएगा, तो माइनस नहीं ले सकते, क्योंकि करंट के फ्लो होने से एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एंड डिपोजिशन ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर वो इंक्रीज करेगा, तो माइनस लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, अगर किसी के दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाए तो वैसे बच्चे तो सोचते नहीं, अच्छा डी क्यू बाई डी टी होता है, बच्चे तो यही सोचते हैं, उतना दिमाग लगाते नहीं है। लेकिन अगर इन केस अगर कोई वीडियो थोड़ा ढंग के लोग देख रहे हों तो वो उनके लिए हमारा जवाब था। ठीक है, कि आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होगा, प्लस लेंगे। ठीक, तो जब ये डी क्यू बाई डी टी लेंगे तो सी वी नॉट तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, सी वी नॉट डब्ल्यू नॉट ना भाई रे वी नॉट, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। अभी पिछले एक्सप्रेशन में जब इंटीग्रेशन करने की बारी आई तो मैंने साइन थीटा का इंटीग्रेशन लिया माइनस थीटा, और टी का कोफिशिएंट ओमेगा था तो ओमेगा को डिवाइड किया। जहाँ तक डिफ्रेंसिएशन में ये बात है तो साइन का तो होगा कॉस प्लस, वो भी प्लस, और टी में ओमेगा कोफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, है ना, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ये बनता है एक्सप्रेशन। यहाँ ले लीजिए, ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब फिर उसी तरह का सिचुएशन आकर के खड़ा हो गया कि इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो जरा गौर कीजिएगा, 90 के आसपास ही देखिए, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आ गया खड़ा। दोनों ही प्लस कॉस थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक। अगर बायो का कोई स्टूडेंट है तो जान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री में ये तो 10th में बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन ये चीज़ 11th में। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा भी प्लस ही कॉस थीटा होता है। क्या लगा दें, मैं पिछले एक्सप्रेशन में बताया था कि माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है। वहाँ पिछले में माइनस लगा हुआ था तो थीटा के प्लस होने के चांसेस थे, ये नहीं हो पाएगा, ये थीटा को प्लस नहीं कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन हमारे प्रैक्टिकल सिचुएशन से मैच नहीं करेगा, क्योंकि थीटा को पॉजिटिव करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना,
तो ये नहीं लिया जा सकता मैथमेटिकली। अब प्रैक्टिकली जानिए क्या कहानी थी। होता क्या है कि जैसे ही आप क्या करते हैं, ईएमएफ अप्लाई होता है, चार्ज यहाँ पर का जीरो बैकिंग होता है, उस समय कोई चार्ज नहीं होता है, ये अपोज नहीं करता है, VC की वैल्यू जीरो रहती है, तो टोटल अप्लाइड वोल्टेज भी ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे Q बढ़ता जाएगा, डिपॉजिट चार्ज Q बढ़ता जाएगा, है ना, वैसे वैसे जो वोल्टेज है वो उसमें यहाँ से बैक होना चालू हो जाएगा, यहाँ से बैक होना चालू हो जाएगा। तो वैसे वैसे ये बैक होना चालू होगा, और जब बैक होना चालू करेगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। समझिए ना कि होगा क्या कि स्टार्टिंग में ये कोई अपोज नहीं करेगा, आराम से करंट जो है सो काफ़ी तेज़ी से जाएगा, लेकिन जैसे ही इस पर कोई भी चार्ज आ जाएगा, अगले चार्ज को आने पर क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी करंट जो पहले था, जितना तेज़ी से आया था चार्ज, उतने तेज़ी से नहीं आएगा, यानी करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो ग्रेजुअली ये डिक्रीज करता चलेगा, यानी करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज करना चालू करेगा। तो मैक्सिमम का मतलब होता है 90 फेज। अगर कोई चीज़ मैक्सिमम वैल्यू तक चला गया है, इसका मतलब वो फेज में 90 डिग्री पर है, या अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है तो 270 डिग्री पर है, ठीक है। तो ये 90 मैक्सिमम में है। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन 90 प्लस थीटा या थीटा प्लस 90, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, थीटा प्लस 90 या π/2, है ना। ये प्रैक्टिकली बन रहा है, सिचुएशन सही हो रहा है कि थीटा इजकल टू 0 है, तब भी साइन π/2 1 हो जाएगा। थीटा इजकल टू 0 है तो साइन π/2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन π/2 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो हमारे प्रैक्टिकल सिचुएशन में देख रहे हैं कि जैसे ही ईएमएफ अप्लाई करेंगे करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि उस समय कोई अपोजिंग फोर्स या अपोजिंग ईएमएफ यहाँ डेवलप नहीं कर रहा होगा, तो ऐसे में करंट मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे चार्ज लेगा वैसे वैसे चार्ज अगला चार्ज को स्लो डाउन करेगा। ये बात कुछ ठीक उस तरीके से है। एग्जैक्टली बहुत रिसेम्बलेंस है मैं जो समझाने आ रहा हूँ। एक स्प्रिंग हो, स्प्रिंग को स्टार्टिंग में दबाइए, आसान इजी दबेगा, जैसे जैसे वो दबता जाएगा वो दबाने में और ताकत लगानी पड़ेगी, करेक्ट। और जब उसको पूरा दब जाएगा, पूरा जब दब जाएगा, यानी कि ये चीज़ जब मैक्सिमम होगा तो ये कंप्रेशन बंद हो जाएगा, ये कंप्रेस होना बंद हो जाएगा, है ना। जब कंप्रेस, या दूसरे तरह से कहें, जब कंप्रेस होना बंद हो जाए तो यानी कि अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। अप्लाइड फोर्स जो होगा उस पर मैक्सिमम हो जाएगा, उससे बड़ा फोर्स ना उससे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं वो स्प्रिंग फोर्स उसमें डेवलप कर सकता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी जब ये करंट जब 0 हो जाएगा तब इसका ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि जब तक ये करंट दे रहा है तब तक ये वोल्टेज बढ़ता रहेगा। और जब इसका वोल्टेज यहाँ से जो वोल्टेज दिया जा रहा है उसके दोनों बराबर होगा तब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अब वो तब जा करके वो करंट क्या होगी, 0 हो जाएगी, करंट हमारी 0 हो जाएगी। तो ऐसे में ये एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, सूटेबल एक्सप्रेशन है। तो हम लोग इसमें ωc/V0 और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ωt प्लस π/2। ωt को ही क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं, ठीक है, ओके। मैं अभी जो कुछ बातें बतला रहा था, बहुत सारे बच्चे बाउंसर निकल रहा होगा, है ना, ठीक है, बाउंसर निकलने दीजिए, जितना भी पकड़ पा रहे हैं उतना काफ़ी है। कुछ बातें ऐसी होती है कि जो आज सिर्फ इन्फॉर्मेशन के रूप में आप कलेक्ट करते हैं, बाद में वो जाकर के क्या हो जाता है, उसके कॉन्सेप्ट भी डेवलप करता है। हम लोग के साथ भी वही हुआ, बहुत सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन के रूप में कलेक्ट किए, बाद में वो क्या हो गया, इंटरनेट का मैंने क्या हो गया, इंटरकनेक्ट हो गया, तो बात स्पष्ट हो गई, ठीक है। चलिए, तो सुनिए ज़रूर, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखिए ज़रूर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आई जब I0 होगा उस समय साइन ωt प्लस π/2 की वैल्यू 1 होगी। पिछले एक्सप्रेशन में मैंने इतनी बात लिखी थी, व्हेन I इक्वल टू I0, मान ये जब 1 होगा तो y की वैल्यू I0 होगी, यानी I0 की वैल्यू ωc/V0 होगा।
यानी ओमेगा सी वी नॉट को हम लोग रिप्लेस कर दे किससे, आई नॉट से, तो आपके पास अब आ गया क्या भैया, कॉरस्पॉन्डिंग करंट का क्या, एक्सप्रेशन फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग करंट इन द कैपेसिटर कंटेनिंग सर्किट। ठीक है जी, कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है। ठीक, चलिए अब जरा सा फेजर डायग्राम बना लीजिए जैसा पीछे किए थे, है ना। फेजर डायग्राम बना लीजिए, फेजर डायग्राम बनाइएगा, ऐसा हुआ आपका फेजर डायग्राम। क्या होगा कहानी, भी को आप ले सपोज दैट एक्यूट एंगल में ओमेगा टी लेते हैं तो आई को क्या लेंगे, फेजर वेक्टर भी का ये है, तो प्लस पाई बाई टू का मतलब आगे, पीछे नहीं, एंटी क्लॉकवाइज आगे मानते हैं, पीछे नहीं आगे, यानी ये हो गया करंट। इसको और भी कर सकते हैं, भी को जहाँ भी रखते आई को उससे आगे रखना था, भी को नीचे ऐसे रखते, ऐसा भी कर सकते थे कि भी यहाँ, तो इसे पाई बाई टू, भी यहाँ ऐसा ले सकते थे, है ना। आई ऐसे जब भी होगा ये आगे की तरफ आएगा, इससे 90 डिग्री आगे की तरफ होगा, ठीक है ना। ये भी किया जा सकता था, कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है, ऐसा ही दिखाया जाए। चलिए, और अब कौन सी बात बच गई जो पीछे में हम लोगों ने देखा था, अब एक बात बच गई, वो रिएक्टेंस वाली, है ना। अब एक बात बच गई है वो रिएक्टेंस वाली, ठीक है। तो चलिए टॉपिक से लिख देते हैं, बाय ओम्स लॉ भी ऐसे लिखिए, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ बोलता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आई नॉट इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट है, तो वी नॉट इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा सी है, यानी कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमको। इस एक्सप्रेशन को ऐसा लीजिए, तो भी का भी, आई का आई, आर का ये, मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी इज लाइक effective resistance of the circuit, इस सर्किट का, it is called reactance, वो तो पीछे में भी देख लिए, is called capacitive रिएक्टेंस, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, यानी 1 अपॉन ओमेगा सी को हम लिखेंगे एक्सी, उसमें एल लगा दिए थे, इंडक्टर में हमने एल लगा दिया, यहाँ लगा दिया क्या, सी, तो ये हो गया कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। ठीक है जी, ये 2 टॉपिक्स आज मैंने आपको बतलाया है, और कुछ भी बतलाएंगे नहीं, ये 2 को बेटर तरीके से आज से कल सुबह तक में जो भी लोग हों उसको फॉलो अप कर लें, ताकि इससे रिलेटेड बातें, ये जो 2 टॉपिक्स हैं इसको समझना बेहद निहायत ज़रूरी है। अगर आप इस चैप्टर में कुछ करना चाहते हो, कुछ कमांड बनाना चाहते हो, तो ये 2 टॉपिक जितना डिटेल में हमने आपको समझाया है उसके कॉन्सेप्ट को गेन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये दोनों अच्छे तरीके से कर लिए तो ये फिर ये यूनिट ही क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा, ठीक है। खास करके जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड ठीक है तो उनके लिए तो बिल्कुल हवा हो जाएगा, बाकी अगर कम भी है तो थोड़ी बहुत समस्या आएगी, लेकिन हो जाएगा ही, ठीक ही हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप बेहतर तरीके से फॉलो करेंगे और तब आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो आगे बातें हैं वो हम लोग देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, है ना। अब LR सर्किट, LCR सर्किट, ये सब जो भी है वो हम लोग देखेंगे कल, ठीक है। धन्यवाद।